जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के दो पोर्शंस होते हैं, एक साइंस पार्ट होता है और दूसरा एबिलिटी एंड रीजनिंग पार्ट होता है। दोनों पार्ट्स 40 मार्क्स के होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि मैथमेटिक्स पार्ट में काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं आ रही होती। दैट्स व्हाई दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। साइंस हालांकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन एबिलिटी और रीजनिंग में प्योरली आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है एक तो, दूसरा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब जो लोग इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। मसला अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को होता है। अब एबिलिटी और रीजनिंग में फर्दर हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें हमारी मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह आ जाती है, इक्वेशंस हमने समझनी होती हैं। दूसरा आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करनी होती है प्योरली बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। हमें अपनी कोई भी अजम्पशन नहीं बनानी होती, हमें प्योरली जो डेटा अवेलेबल है उसको हमें उसके साथ प्ले करके हमें अपने आंसर्स निकालने होते हैं, हमें डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक। और उसके बाद आता है आपका सिंपल मेंटल एबिलिटी, प्योर जो होता है, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के सवाल होते हैं उसमें फिर। ठीक। सबसे पहले आते हैं सोर्सेज पर। अब सोर्सेज में व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सिर्फ पास्ट पेपर सॉल्व किए थे और उसके बाद जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की मियां शफीक की किताब मैंने पढ़ी थी। ठीक है। अब इसमें यह है कि मियां शफीक की किताब में तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी मुझे एक टॉपिक उसमें नहीं मिला जो मैं आज कवर करूंगी आपके लिए। तो आई थिंक इस लेक्चर से वो आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। आप अगर इसको फॉलो करें और प्रैक्टिस करते रहें तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। उसके अलावा आपने साथ में पास्ट पेपर्स, जो कि सिर्फ 2016 से लेकर 2019 के 4 पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, आपने वो हर हाल में सॉल्व करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप मियां शफीक के अलावा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की नवीद असगर की किताब पढ़ना चाहें तो वो भी काफ़ी फेमस है, बट आई हैवंट गॉन थ्रू इट। लेकिन प्योरली इसमें बात यह है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा नई सिचुएशंस के साथ आप डील कर पाएंगे। उसके अलावा थर्ड पॉइंट व्हाट आई सजेस्ट यू गाइस टू डू इज सेल्फ मेड नोट्स। इसमें आपने सिंपली क्या करना है कि डेफिनेशंस की एक लिस्ट बनानी है। ठीक। आपने डेफिनेशंस अपनी लिस्ट बनानी है क्योंकि इसमें से सवाल अक्सर आ जाता है। जैसे कि 2018 में सवाल आया था कि हिस्टोग्राम होता क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। काफ़ी अच्छा सवाल था वो। और इसके अलावा पहले भी एक 2016 में सवाल आया था कि राइट एंगल ट्रायंगल, और मेरे ख्याल में एक और ट्रायंगल का सवाल आया था। तो इस तरह से आपने मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस की एक लिस्ट बनानी है जो आपको पढ़कर जानी है। और क्योंकि ये बिल्कुल आपका थ्योरी में से 5 मार्क का सवाल अगर हल हो जाता है तो दैट वुड बी वेल एंड गुड। तो जिनको मैथ्स नहीं आती खास तौर पर और जिनको मसला होता है मैथ्स में, तो उनके लिए ये अच्छा तरीका है कि आप एटलीस्ट कुछ मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बाकी डिपेंड्स ऑन योर लक एंड योर एबिलिटी और योर प्रैक्टिस दैट यू विल डू। आते हैं आज के एजेंडा पर। आज हम लोग दो टॉपिक्स करेंगे बेसिकली, मीन, मीडियन, मोड और रेंज वाला, जो कि अक्सर सवाल आता है। और इवन 2016 में तो मेरे ख्याल में पहला पूरा सवाल इसी पर बेस्ड था। और उसके बाद हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम को हम नहीं करेंगे, ये सिर्फ कंसीडर यहाँ पर किया गया है क्योंकि आपको हिस्टोग्राम और पिक्टोग्राम में डिफरेंस बताया जाए, जो कि सवाल आया था हमारा पास्ट पेपर्स में आ चुका है एक मरतबा। और मियां शफी की किताब में यही हिस्टोग्राम का टॉपिक मुझे नहीं मिला था, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग इट फॉर यू गाइस। और इंशाल्लाह अगर और लेक्चर्स हुए तो आई विल डील विद अदर क्वेश्चंस। और पास्ट पेपर्स में से मैंने सवाल मोस्टली उठाए हैं, मीन, मीडियन, मोड और हिस्टोग्राम के भी, वो हम हल करेंगे आज। और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएं। आते हैं 2016 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर पर। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एंड ड्रॉ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये सिंपल, जैसे मैंने आपको बात बताई कि आपने एक लिस्ट बनानी है डेफिनेशंस की, ये उससे आपका कवर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है आपका जिसमें आपकी सारी तीनों एंगल्स जो हैं सेम हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी एंगल 60 डिग्रीज की होती हैं। ठीक। और फिर राइट एंगल की अगर बात की जाए तो उसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का होना चाहिए, डजेंट मैटर बाकी दो कितनी एंगल के हैं।
ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आएंगे तो आप खुद ही डेफिनेशन बनाकर लिख लेंगे. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ डीलिंग विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स. अगर आपको आइडिया है तो आपके पास कॉन्सेप्ट हो तो आप खुद ही डेफिनेशंस भी बना सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बी पर. ये 2016 का पेपर है. इसमें हमें डेटा दिया गया है. इन्होंने डेटा दिया है कि देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 19. ये स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसका एक सवाल है और इसमें इन्होंने सिंपल हमें सैंपल डेटा प्रोवाइड किया हुआ है. हमने इसको मैनिपुलेट करना है और फाइंड आउट करने हैं मीन, मीडियन, मोड, रेंज ऑफ दीज एजेस. ठीक है. अब आते हैं सबसे पहले देखें और यहाँ पे नोट करें कि इन्होंने कहा है कि ऑल्सो डिफाइन द अबव मेंशन्ड टर्म्स. ये चीज होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली मिस दिस, कि आपने डेफिनेशन पर फोकस करना है, डेफिनेशन लिखनी है एनी हाउ. सो हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, ए पार्ट को मैं छोड़ रही हूँ ऑब्वियसली, दिस इज जस्ट प्योर डेफिनेशन विच यू कैन डू ऑन योर ओन. मैं बी पार्ट आपको समझाती हूँ. अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप डेटा सैंपल्स बनाएंगे. आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है पहले आप उसको लिख लेंगे अपने पास ताकि आपकी चीजें क्लियर होती जाएं. डेटा सैंपल्स में हमारे पास जो हमें सैंपल्स मिले हुए हैं आपने यहाँ पर ये सारे लिख दिए हैं. ठीक है. उसके बाद आपने काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं डेटा में हमारे पास, जो कि यहाँ पर हैं 9 टोटल. ठीक. उसके बाद आपने क्या करना है कि you will start doing these factors, finding these factors one by one. Number one is mean. अब अपनी मीन क्या होती है, एक एवरेज होती है आपके टोटल नंबर्स का. आपके पास जितने भी डेटा है, जितने भी डेटा सैंपल्स हैं, आपने उनका एवरेज फाइंड करना होता है. इसका मकसद ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई, आप एक टीचर हैं, आपकी एक क्लासरूम है. ठीक है. आपकी क्लासरूम में डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं. ऑब्वियसली सब एक एज के नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. तो अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ रहा है कि यहाँ पे किस एज के बच्चे हैं, तो आप एवरेज बताएंगे कि एवरेज यहाँ पर फॉर एग्जांपल 16 ईयर्स के बच्चे हैं. मीन इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको एवरेज एक नंबर में आप डिफाइन कर सको पूरे डेटा सेट को. इसलिए अब इसको कैलकुलेट करने का सिंपलेस्ट मेथड यही है कि आप उन सबको ऐड करें और 9 से द टोटल नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दें, जो कि इस केस में है. आपने 15 लेना है. 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19 इन सबको ऐड करके आपने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन डेटा जो है 9 इससे डिवाइड कर देना है. Your answer will be somewhere approximately 16.5556, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17. इसका मीन जो है वो है हमारे पास 17, यानी कि एवरेज है 17 या फिर 16.5 आप कह सकते हैं. हालांकि राउंडेड ऑफ इज क्वाइट बेटर. आपने दोनों लिख देने हैं एग्जाम में. आते हैं मीडियन पर. मीडियन क्या होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, मिडिल टर्म. आपका जो डेटा है आपने उसमें से उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इस तरह कि सबसे पहले छोटा नंबर आए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से सीरीज में आपने नंबर्स को अरेंज करना है पहले. यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम इसको फर्दर नहीं कर रहे. हमने सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इनका मिडिल टर्म कौन सा है. जो भी आपका सैंपल मिडिल में आएगा सब सारे डेटा में, वो आपका होगा मीडियन. जैसे यहाँ पर अगर आप 15 से पहले 4 नंबर्स को अगर कट कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन चारों को कट कर दें और इस तरफ से भी ये 4 कट कर दें तो आपके पास बचता है 16. दैट वुड बी योर मीडियन. ठीक. लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर ऑफ सैंपल्स हैं डेटा में, यानी कि 9. लेकिन अगर यहाँ पर 10 होते, एक और डिजिट यहाँ पर होता, तो हमारे पास क्या होता है, क्या हम 5 इस दोनों तरफ से काट देते तो क्या हमारे पास मीडियन नहीं रहता. इस सिचुएशन में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि हमें 2 मीडियन मिलेंगे. आपने अगर यहाँ पर 10 होते टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, तो हम क्या करते, 4 बोथ साइड से कट करके देखते आफ्टर पुटिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर. फिर बीच के जो नंबर 2 मिलते हमें, हम उनको अपना मीडियन कंसीडर करते. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द मीडियन इज द वैल्यू सेपरेटिंग द हायर हाफ फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ डेटा सैंपल. यानी कि ऊपर वाले जो
नंबर हैं उस हाफ को आप अलग करें और नीचे वाले हाफ को अलग करें और बीच में जो आपका नंबर आएगा वो आपका होगा मीडियन। फॉर अ डेटा सेट इट मे बी थॉट ऑफ एज अ मिडिल वैल्यू। फॉर एग्जांपल जो हम ये सवाल हल कर रहे हैं इसमें है 16। आपने अपना पेपर भी इसी तरह हल करना है, हेडिंग लगाकर डेफिनेशन लिखकर फिर आपने आखिर में बताना है कि इस डेटा सेट में आपका मीडियन बन रहा है 16। ठीक है, आगे चलते हैं। मोड, अब मोड जो है ये होता है आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट सैंपल, मोस्ट रिपीटेड सैंपल। अब इसकी जो है एप्लीकेशन, इसका फायदा क्या है ये आगे आपको हिस्टोग्राम में पता चलेगा। ये फ्रीक्वेंसी या मोस्ट फ्रीक्वेंट मोस्ट रिपीटेड सैंपल का क्या फायदा होता है। अब इसमें आप देखें, आप काउंट करें तो 15 दो मरतबा आ रहा है, 19 एक मरतबा आ रहा है, 18 एक मरतबा, 17 भी दो मरतबा, लेकिन 16 तीन मरतबा आ रहा है। यानी 16 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट सैंपल, यानी कि हमारा मोड क्या है 16 है। लास्ट इसका टर्म है रेंज। रेंज सिंपली होता है कि आपकी जो अपर लिमिट है उसमें से आप अपनी लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। यानी कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, उसके बाद आप देखोगे कि आपकी अपर लिमिट है 19 और आपकी लोअर लिमिट है 15। व्हाट यू आर सपोज टू डू देन इज 19 में से आप 15 को माइनस करोगे, यू विल गेट योर आंसर 4 इज द रेंज। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि आपका डेटा जो है कितना फैला हुआ है, कितना वाइड है। ये था 2016 का ये वाला सवाल जो बहुत ही आसान था, लेकिन इसी पेपर में 2016 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी बताया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया। ये वाला सवाल 2016 का क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक्चुअली इसी तरह से हल होना है। इसमें बेसिकली आपने हिस्टोग्राम का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ऊपर से ये हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राम और ये मीन, मीडियन, मोड, ये सारे स्टेटिस्टिक्स के सवाल हैं। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर। आई होप पहला सवाल आप सबको समझ में आया है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। शट अप अवेश। नहीं, कैलकुलेटर के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई मसला हो सकता है, क्योंकि इतनी हैवी कैलकुलेशंस नहीं आती। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस तो आप खुद भी कर सकते हैं, इवन थाउजेंड्स में भी आ जाए तो यू कैन डू इट ऑन पेपर। टाइम अच्छा खासा होता है कंसीडरिंग इफ यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। ठीक है, आई होप ये सवाल समझ में आया आप सबको। अच्छा ठीक है, ठीक है, आई विल गो स्लो। समझ में आया है आपको नौशबा? ऑल राइट, ठीक है, मैं रेंज का दोबारा बता देती हूँ। ऑल राइट, लेट्स लुक एट रेंज वन मोर टाइम। रेंज आपका होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन योर सेट। आपका जो डेटा सेट है आप उसमें से हाईएस्ट जो है बिगेस्ट नंबर वाला आप वैल्यू उठाओ और लोएस्ट वाला फिर आप बिगेस्ट में से लोएस्ट वैल्यू को आप माइनस कर दो। इट्स दैट सिंपल। सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है आपने। इसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर आप इसको पहले ही शुरू में एज रूल सेज आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हो अरेंज, तो आपके लिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जो लास्ट में आएगा असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे बड़ा नंबर होगा और जो फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा वो आपका सबसे छोटा और लोएस्ट वैल्यू रहेगी। आपने सिंपल हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर देना है, दैट वुड बी योर रेंज। ठीक है, आते हैं 2016 के क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस सवाल में पूछा जा रहा है, पहले तो आपको स्टेटमेंट दी गई है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रोवाइड्स हाउसहोल्ड्स टू डिपार्टमेंटल स्टोर्स विद इन अ 50 किलोमीटर्स रेडियस। एक कंपनी के अराउंड 50 किलोमीटर रेडियस में जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ये उनको प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड्स या कह लें सर्विसेज। ठीक है, अब इस टेबल में इन्होंने कहा है कि द टेबल बिलो शोज हाउ फार ईच डिपार्टमेंटल स्टोर इज फ्रॉम द गोडाउन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये टेबल बता रहा है आपको कि कितने डिपार्टमेंटल स्टोर कितना दूर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द फर्स्ट सिंपल, अब ये क्या है, ये है आपका फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है, ये 50 किलोमीटर रेडियस जो था
इस डिस्टेंस को इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हम बेसिकली कैटेगराइज करते हैं डेटा को, ये इन्होंने ऑलरेडी आपको करके दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कैटेगरी इज 10 किलोमीटर और लेस, यानी कि आपकी कंपनी के गोडाउन से 10 किलोमीटर के रेडियस यानी कि आप गोडाउन का एक डॉट लगाएं, जैसे ये है आपका गोडाउन, ठीक है, उसके अराउंड ये है 10 किलोमीटर का रेडियस फॉर सपोज। तो इस एरिया में, इस रेडियस के अंदर आपका, इस सर्कमफ्रेंस के अंदर आपका, आपके जितने स्टोर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जो कि हैं 3। इसी तरह फिर 11 से 22 किलोमीटर्स का जो है रेडियस, उसमें आ रहे हैं आपके 15। इस तरह से आपका 21 टू 30 में है 26, फिर 31 टू 40 में है 20 एंड 41 टू 50 किलोमीटर्स में है 16। सबसे पहले आपने डेटा को समझना है कि दिया क्या गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सवालों पर। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्टोर्स डज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सर्व। अब ये पूछ रहे हैं कि ओवरऑल 50 किलोमीटर रेडियस तक कितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स आते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स को इनको आप ऐड कर देंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि टोटल स्टोर्स इतने हैं। 10 किलोमीटर रेडियस में आ रहे हैं, फिर 15 आ रहे हैं आपके 11 टू 20 में, इस तरह से आपके 16 आ रहे हैं 41 टू 50 में। आप सबको ऐड कर देंगे तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा, टोटल स्टोर्स जो कि ये सर्व कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस ऑफ द स्टोर्स फ्रॉम कंपनीज गो डाउन। अब मोस्ट कॉमन, इस लफ्ज को आप याद रखिएगा, आप इसको ऐसे समझ लें कि आपका ट्रिक वर्ड है। जब आपको किसी स्टैटिस्टिकल सवाल में मोस्ट कॉमन का वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन डिस्टेंस कौन सा है, यानी कि कौन सी ऐसी ये डिस्टेंस की कैटेगरी है, ठीक है, ये डिस्टेंस का कॉलम है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इन कैटेगरीज में कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स आ रहे हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन जो है इनमें से। मोस्ट कॉमन वही होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स आपके आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पर 26 है। तो उस हिसाब से आपका मोस्ट कॉमन डिस्टेंस है 21 टू 30 किलोमीटर्स। So this will be the answer to your question number 2. Question number 3 पर आते हैं। How many stores are 35 kilometers or more from the godown? अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। देखें, हमारे पास कैटेगरीज में इन्होंने कहा है, यहाँ पर अगर करीबी करीब हम देखें तो ये कैटेगरी आ रही है 31 टू 40 में 40 स्टोर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि 35 के बाहर जितना भी 50 किलोमीटर तक का एरिया है उसमें कितने आ रहे हैं। अब इसका आंसर सिंपल ये है कि आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड इट कैन नॉट बी फाउंड, या एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन कैन नॉट बी फाउंड, एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टोर्स in the vicinity from 35 kilometers to 50 cannot be found, but it should be approximately around। आपने ये लिखकर फिर आपने अपना जवाब approximate लिखना है, क्योंकि obviously we cannot find out the total answer। अब approximate answer कैसे find करना है आपने, आपने देखना है कि देखें 31 से 40 तक आ रहा है 40, तो अगर 35 से 40 यानी कि हाफ आएंगे इसके, तो 10 हो गई ये, 20 का हाफ 10 प्लस सही से नहीं लिखा जा रहा, लेकिन खैर आप समझ जाएं 10 प्लस 16, तो ये आ गए आपके 26 नंबर ऑफ स्टोर अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। आपने मेंशन करना है कि एग्जैक्टली फाइंड नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टोर्स आर 31 किलोमीटर्स और मोर फ्रॉम द गोडाउन। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, 31 से 50 तक के स्टोर्स का परसेंटेज पूछ रहा है। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपने 31 से 40 के 20 स्टोर्स को 41 से 50 के 16 स्टोर्स से ऐड करना है, दैट वुड बी 26, ठीक है। तो आपके 31 से लेकर 50 तक की विसिनिटी में आ रहे हैं 26 स्टोर्स। अब 26 स्टोर्स की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स से। अब पहला सवाल ये था कि टोटल स्टोर्स कितने, तब हमने किया था, तो हमारा आंसर इन सबको ऐड करके आया था, लेट्स ऐड दीज।
मेरे ख्याल में 26 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 3 दैट शुड बी अराउंड 80। 80। अब आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 31 से 50 किलोमीटर में आपके आ रहे हैं 26 स्टोर्स। आपने 26 को टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स यानी 80 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वुड बी योर टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टोर्स दैट कम टू दिस इनटू दिस विसिनिटी। ठीक है,